आपको सीधा राज्यसभा लिए चलते हैं। जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। पहले ही बता चुका हूं कि एक देश में दो विधान हो गए थे, दो प्रधान हो गए थे, दो निशान हो गए थे। तो एक काम दिया प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को, और वह हम सबको धारा 370 के रूप में देखने को मिला, और पिछले दरवाजे से 35A देखने को मिला। और इसके माध्यम से मैं यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि जो पीओके से आए हुए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से जो आए, वह शरणार्थी भी जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं बन सके। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि आप देखिए, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ आर्टिकल 370। इस पर कभी चर्चा नहीं हुई, और मैं इसलिए कहता हूं कि संविधान ने क्या क्या जर्नी देखी है वो हमको समझना चाहिए। 106 laws passed by the Indian Parliament were not applicable in Jammu and Kashmir. 106 laws passed by the Parliament of India were not applicable in Jammu Kashmir, which includes Prevention of the Atrocities Act, Human Rights Act. Atrocities of Human Rights वो भी इंक्लूडेड नहीं था। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि पॉक्सो वाज नॉट इंप्लीमेंटेड इन जम्मू कश्मीर। प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि वुमेन प्रॉपर्टी राइट वाज नॉट इंप्लीमेंटेड, जिसके सबसे बड़े वोकल एडवोकेट जवाहरलाल नेहरू थे। दैट वाज नॉट एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर। और आपको जानकर के यह भी आश्चर्य होगा कि अगर कश्मीरी बहन किसी नॉन कश्मीरी से शादी हो जाए तो वह भी प्रॉपर्टी राइट से वंचित हो जाती थी। यह स्थिति आकर के खड़ी। और जो राजीव गांधी जी ने 74th अमेंडमेंट एक्ट लागू किया, वह भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था। दैट वाज आल्सो नॉट एप्लीकेबल ऑन जम्मू एंड कश्मीर। गुजर बकरवाल को रिजर्वेशन नॉट एप्लीकेबल। रिजर्वेशन टू एसटी, आज हम सब लोग बड़े चैंपियन बनते हैं, एससी एसटी। कहां चुप रहे सब? कहां क्यों नहीं बोल पाए एसटी के रिजर्वेशन के बारे में? क्यों नहीं बोल पाए गुजर बकरवाल के रिजर्वेशन के बारे में? मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए हमारे यहां इस देश में 3 प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री हुए। मनमोहन सिंह जी वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, वो यहां आकर के प्रधानमंत्री बने। आई.के. गुजराल वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, वो यहां पर प्रधानमंत्री बने। हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी जी वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, वो यहां पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से आया हुआ व्यक्ति जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता था। वो विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता था। ये आर्टिकल 370 की देन थी, जिसके बारे में अभी भी लोग बोलते हैं कि आर्टिकल 370 को वापस लाना चाहिए। वो आर्टिकल 370 क्या देता था? यानी वो पंचायत का चुनाव न लड़ सके, विधानसभा का सदस्य न बन सके, विधानसभा में वोट न दे सके। They were not allowed to give votes। ये स्थिति आकर के खड़ी थी, और ये आर्टिकल 370 के तहत हम लोगों को देखने को मिला। आपको जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि जम्मू कश्मीर में पंजाब से सफाई कर्मचारियों को लाया गया और उनको बसाया गया, और उनको कहा गया कि आपको यहां पर हम जम्मू कश्मीर की नागरिकता देंगे। आप आश्चर्य करेंगे उपसभापति जी कि उनको इतने सालों तक सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी का अधिकार था। बाकी उनका बेटा न डॉक्टर बन सकता था, न इंजीनियर बन सकता था, न वो एडमिशन ले सकता था। आप देखिए कि कानून को की धज्जियां इस आजाद भारत में, अगर हम ग्लोरियस जर्नी ऑफ 75 इयर्स की चर्चा कर रहे हैं तो ये बातें सामने आनी चाहिए कि सफाई कर्मचारी का बेटा सफाई कर्मचारी बन सकता है। He will not get admission in engineering college, he will not get admission in medical institutions, and he will not get any reservation
फॉर एनी सर्विसेज इन जम्मू कश्मीर, यह स्थिति ला करके खड़ी की। मैं धन्यवादी हूं इस पार्लियामेंट का, और अगेन आफ्टर द बैड लॉट वी गॉट द गुड लॉट, एंड एट द गुड लॉट ऑन 5th of August 2019 abrogated Article 370, निरस्त कर दिया। मुझे याद है वो पुराने हॉल में सब लोग आके यहां बैठे हुए थे धरने पर। इतिहास इस बात का गवाह है कि आप किस कानून के लिए धरना दे रहे थे, किस कानून का विरोध कर रहे थे, किस लिए विरोध कर रहे थे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत फिर से बधाई देता हूं कि उनके सूझबूझ के कारण आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया, पार्ट एंड पार्सल बन गया। यह हमको ध्यान रखना। अभी कल हमारे आदरणीय खड़गे जी अब कहते हैं कि हम इमरजेंसी की चर्चा करते हैं। भाई आपने 25 साल में ये तोहफा दिया संविधान में, 25 साल का पहला तोहफा आपकी तरफ से आया, हम चर्चा क्यों ना करें। आप कहते हैं कि अब कल अभिषेक मनु सिंघवी जी कह रहे थे अरे भाई हमने माफी मांग ली, माफी हो गई, आप इमरजेंसी को छोड़ दीजिए। हम कैसे मान लें? अभी इमरजेंसी को आए हुए 50 साल अगले साल हो जाएगा। 25 तारीख को लोकतंत्र विरोधी दिवस मनाएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी उसमें शामिल हो, इस बात का हम आह्वान करते हैं। वो 50 साल हम इमरजेंसी के प्रजातंत्र का गला घोटने का कुत्सित प्रयास हुआ। अगर आपके दिल में कहीं भी उनके प्रति कोई रहम है, अगर आपके दिल में कहीं कोई प्रायश्चित है, तो मैं आह्वान करता हूं और आपको बिफोर टाइम बताता हूं, 25 जून 2025 जरूर आप लोकतंत्र विरोधी दिवस में शामिल होइए और उसके बारे में आप चर्चा कीजिए। अब उसमें भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, इमरजेंसी किस लिए लगी? देश को खतरा था क्या? देश को खतरा था क्या? नहीं, देश को खतरा नहीं था, कुर्सी को खतरा था। किस्सा कुर्सी का था, कुर्सी को खतरा था, और इसके चलते सारा देश अंधकार में डाल दिया गया। और 25 जून 1975 को प्रेसिडेंशियल असेंट के द्वारा आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनल डिस्टर्बेंस बताते हुए फंडामेंटल राइट्स को 19 और 21 आर्टिकल को निलंबित कर दिया गया, और उसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग मीसा और डीआईआर में बंदी हुए 22 महीने के लिए, 1 लाख से ज्यादा। और मुझे यह गौरव के साथ कहना होता कि उस समय के जनसंघ और उस समय के आरएसएस के लोग, उसमें कम से कम 75,000 से ज्यादा हमारे लोग थे जो जिनको बंदी बनाया। प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हम सब लोगों ने अपने आप को आत्मसात करते हुए, और मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि जहां 1 लाख से ज्यादा लोगों को मीसा और डीआईआर में बंद किया गया। अब देखिए, ये जर्नी में बातें आती हैं तो ध्यान में रहती है। मनोज जी बैठे हैं, हमारी मीसा भारती जी पहले सदस्य रही हैं यहाँ की, आजकल लोकसभा की सदस्य हैं। आप लोगों को मालूम नहीं होगा उनका नाम मीसा क्यों पड़ा। मैं छात्र था, आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन पटना। आई वॉज ट्वाइस अरेस्टेड फ्रॉम द क्लास। हम पढ़ने गए थे, हमको क्लास से अरेस्ट किया गया, हमने वो भी दिन देखे। लेकिन मीसा नाम क्यों पड़ा? इसलिए क्योंकि लालू जी जब मीसा बहन पैदा हुई तो वो जेल में थे, मीसा में बंद थे, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद थे। आज ठीक है, साथ साथ है, समय का फेर है, ये भी ग्लोरियस जर्नी का पार्ट है।
मैं यहां एक बात और कहना चाहता हूं। आजकल इस बात की भी बड़ी चर्चा होती है कि मीडिया का गला घोटा जा रहा है। कल गोदी मीडिया कह दिया गया, कल और कुछ कह दिया गया। अरे आपको मालूम नहीं है मीडिया का तपस्या? आप जरा 1975 के इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन के आप एडिटोरियल्स निकाल करके देखिए, ब्लैंक है, ब्लैंक। और वो डट के खड़े रहे। आज हम भूल नहीं सकते स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी को, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को कहा था कि लोटा लेकर के आया था, लोटा लेकर के चला जाऊंगा, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए अपना जीवन सर्वस्व कर दिया। आप मॉडर्न इंडिया में दूसरा है सर, इनका तपस्या का डेफिनेशन दूसरा है। आप देखिए कैसे लोग थे जिन्होंने, बहादुर शाह जफर मार्ग में अंधेरा छा गया था, सेंसरशिप लग गई थी। कुछ लिखने के पहले सेंसरशिप से उसकी क्लियरेंस चाहिए थी। मीठी मीठी लिखो, खट्टी खट्टी बंद करो। और आज आप गोदी मीडिया की बात करते हो। हमें मीडिया को सैल्यूट करना चाहिए। जब समय क्राइसिस का आया तो मीडिया खड़ा रहा, डट करके खड़ा रहा और उसने इमरजेंसी को विरोध। और आप देखिए आपकी कुर्सी खतरे में पड़ी। आपने 39th, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी का पार्ट है, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 आप लेकर के आ गए। और क्या कहा आपने? उपसभापति जी, उसमें कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और हमारे प्रधानमंत्री जी, इनके इलेक्शन को कोई चैलेंज नहीं करेगा, कोई चैलेंज नहीं करेगा। आप बताइए ये ब्लैक लॉ था कि नहीं था? आप बताइए ये बैड लॉ था कि नहीं था? क्या आप जुडिशियल स्क्रूटनी से अपने आप को निकाल रहे थे? और उसमें भी देखिए फिर आपने क्या कहा कि अमेंडमेंट विल बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली, पीछे से लागू होगा। यानी अपने करतूतों को छुपाने के लिए और करतूतों से बचने का तरीका ढूंढने का काम किया। और उसके बाद आप देखिए, आप यहीं पर रुक जाते तो भी हम समझते। आप 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 लेकर के आ गए। वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 क्या था? वो उसके इतनी फार रीचिंग इफेक्ट थे, इतने फार रीचिंग इफेक्ट थे कि इट वाज ऑलमोस्ट लाइक द रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट वाज ऑलमोस्ट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट मेड द कॉन्स्टिट्यूशन अनरिकॉग्नाइजेबल। आज हम संविधान निर्माताओं की चर्चा करते हैं तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट को चेंज करने का प्रयास किया है, कुत्सित प्रयास किया है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने का प्रयास किया है। और अमेंडमेंट क्या लाए? दैट प्रिवेंटेड जुडिशरी फ्रॉम एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फ्रॉम बीइंग कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। हमारे संविधान निर्माता कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर पर चर्चा कर रहे थे। हमारे संविधान के निर्माता फंडामेंटल राइट्स पर चर्चा कर रहे थे और उन्होंने इंश्योर किया। और यहां जुडिशियल रिव्यू में जुडिशरी को कर्टेल करके एक ही स्ट्रोक में फैसला कर दिया कि कोई भी फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का वह कोर्ट के किसी भी ग्राउंड पर, वह कोर्ट में से की स्क्रूटनी से बाहर रहेगा। और इतना ही नहीं, it restricted the courts to issue orders and injunctions। ये सारे का सारा उसमें